वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स डिराइवेशन, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। वो सारे टॉपिक्स है, सबको अलग अलग करके हम लोग देखेंगे भी। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो इलेक्ट्रिक वर्क डन था, इलेक्ट्रिक एनर्जी था, जिसमें हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी जाने थे। एक रिमाइंड करवा दें कि जो हमारा कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन के लिए वो जूल नहीं होकर के किलोवाट आवर है, जिसको हम लोग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो इस रेशियो को या इस रिलेशन को देखने से ये पता चलता है कि जूल काफ़ी छोटा यूनिट है। इसी को कॉमर्शियली हम लोग यूनिट में और किलोवाट आवर में जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 1 by 1 इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स डिराइवेशन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करें तो द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिकली 1 सेकंड में किया गया जो वर्क डन होगा वही इलेक्ट्रिक पावर होगा, है ना। या ऐसे भी कहा जा सकता है द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, है ना। द रेट ऑफ वर्क डन और इलेक्ट्रिक वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो कहीं ना कहीं कार्य करने के दर को ही हम लोग शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। मैकेनिकली होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल पावर होगा। ये इलेक्ट्रिकली है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। जनरली हम लोग इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यह ना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स डायरेक्शन पर ये डिपेंड नहीं करता है। फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के लिए हम लोग फार्मूला किस तरह से डिराइव करते हैं तो बहुत ही सिंपल है। इट्स डिराइवेशन एक आपको टॉपिक में दिया गया। इससे पहले हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक वर्क डन W इज इक्वल टू फार्मूला लिखा जाएगा VIT। जब VIT आप लिख सकते हैं, जब यहाँ लिख दिया गया व्हेन करंट I इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एट पोटेंशियल डिफरेंस V फॉर टाइम T, अगर ये कंडीशन है तो वर्क डन W इज इक्वल टू VIT होगा। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है ना वर्क डन का रेट है या 1 सेकंड में किया गया वर्क डन है। दैट मीन्स वर्क डन को टाइम से, टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा तो पावर मिल जाएगा। तो P इज इक्वल टू W/T यहाँ लिखा गया। W का जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो VIT हो जाएगा, है ना। तो VIT/T, तो T से T कैंसिल होकर के आपके पास बचेगा टोटली VI। तो P इज इक्वल टू VI, इसके लिए बेसिक फार्मूला हो गया। अभी हम लोग 3 अलग अलग फार्मूला देखेंगे पावर के लिए। जिस तरह से वर्क डन के लिए देखा जा रहा था तो पावर के लिए भी देखेंगे। तो P इज इक्वल टू VI हो गया। अब SI यूनिट का बात कर ले। फार्मूला निकलने के बाद SI यूनिट को समझना आसान होता है। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर का बात करेंगे तो चूंकि हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू VI, यहाँ पर लिखा गया हेयर यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। आप समझ सकते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस V और इलेक्ट्रिक करंट I है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V के लिए आप वोल्ट यूज़ कर सकते हैं SI यूनिट, और इलेक्ट्रिक करंट I के लिए एम्पियर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से 1 वोल्ट एम्पियर होता है। और ये 1 वोल्ट एम्पियर को हम लोग SI यूनिट में वोल्ट एम्पियर नहीं बोल करके डायरेक्टली हम लोग वॉट बोलते हैं, है ना। तो पावर का SI यूनिट वैसे जनरली किसी भी तरह का पावर हो, ये इलेक्ट्रिक पावर का ही बात नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का पावर हो तो उसका जो यूनिट होगा वो SI यूनिट होगा, वो वॉट होगा, जो यहाँ पर वोल्ट एम्पियर के इक्विवेलेंट दिख रहा है ना। इसी के साथ साथ आगे भी हम लोग देखें कि इसको हम लोग और भी इक्विवेलेंट यूनिट में कैसे समझेंगे। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट विच इज इक्वल टू वोल्ट एम्पियर, जिसको इसको हम यहाँ वर्ड्स में लिख दिए। अगेन हम लोग ये देखते हैं पावर का फॉर्मूला W/T यूज किया गया। आप देख रहे हैं P इज इक्वल टू W/T है। ये कहीं भी यूज किया जाता है। VIT/T अगर करेंगे तो ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल पावर के रिस्पेक्ट में बात होगा। तो P बराबर W/T। W का अगर SI यूनिट देखें तो जूल होगा, और दैट मीन्स वर्क डन का। और टाइम का अगर SI यूनिट देखें तो सेकंड होगा। इस तरह से जूल पर सेकंड हम लोग देख रहे हैं। सो वी कैन से दैट 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। तो आप ये भी रिलेशन रख सकते हैं, ये भी रिलेशन, दोनों रिलेशन सही है ना। आगे हम लोग देखते हैं अभी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर के बीच रिलेशन देखने से पहले एक और चीज़ हम लोग देखें। जिस तरह से अभी हम लोग पावर के लिए फार्मूला डिराइव किए P इज इक्वल टू VI। ये P इज इक्वल टू VI जब डिराइव कर लेते हैं तो इसको 2 अलग फॉर्म और में भी हम लोग
एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो यहाँ देखिए, P इक्वल टू वी आई का यूज़ तब किया जा सकता है न्यूमेरिकली जब हम लोगों को दिया हो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिक पावर का डिटर्मिनेशन करना हो तो हम लोग P इक्वल टू वी आई यूज़ करेंगे। अब देखते हैं एक रिलेशन हम लोग ओम्स लॉ से पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू आई आर को जब बेसिक इक्वेशन में डालेंगे तो ये किस तरह का हो जाएगा, V के जगह हम लोग आई आर डालेंगे और I ऑलरेडी पहले से रहेगा तो I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, दैट मीन्स P इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो जाएगा। अब ये भी एक फार्मूला पावर के लिए ही, इलेक्ट्रिक पावर के लिए ही यूज़ किया जाएगा। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस दिया गया हो। इसी तरह से I को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं इस बेसिक में I को, या फिर यहाँ भी आप रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ अगर रिप्लेस करेंगे I को तो ओम्स लॉ से ही I इज इक्वल टू वी बाई आर लिखा जा सकता है। अब I को ही रिप्लेस कर रहे हैं तो I स्क्वायर है, दैट मीन्स I का जो वैल्यू वी बाई आर है तो वी बाई आर के स्क्वायर हो जाएगा ये इंटू आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हम इसको आर इंटू आर कर दिए ताकि समझने में आपको आसान हो, और इंटू पहले से आर, ये फार्मूला से जो आ रहा है वो, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर बाई आर बचेगा। तो ये थर्ड फॉर्म आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जब न्यूमेरिकली हम लोग डिटर्मिनेशन करेंगे या वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक पावर का तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर यूज करेंगे व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस आर गिवन, है ना। अब ये पावर के लिए डिफरेंट फार्मूला, 3 डिफरेंट फार्मूला को देखे हैं। बेसिक फार्मूला P इज इक्वल टू वी आई है। इसको याद रखने का एक तरीका हम आपको बताते हैं। क्या आप इसको वी आई इज इक्वल टू पी लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो VIP यूज करिए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए हम लोग VIP पर्सन ये वो करके हम लोग बात करते हैं। तो VIP अगर याद रखेंगे तो P इज इक्वल टू वी आई वाला रिलेशन याद रहेगा, और जब ये रिलेशन याद रहेगा और ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था जिसका इक्वेशन V इज इक्वल टू आई आर है, तो तीनों रिलेशन आपको खुद से आ जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने वक्त बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ ट्रिक हम लोगों को अपने पास रखना चाहिए जो लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। अगला टॉपिक था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। चार्ज नहीं, तो एनर्जी और पावर के बीच का रिलेशन काफ़ी आसान रिलेशन है। हम लोग फार्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी जानते हैं, है ना। पावर इज इक्वल टू, जनरल पावर के लिए डब्ल्यू वर्क डन बाई टाइम लिखा जाता है, तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, है ना। अब ये जो वर्क डन है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का एक स्टेटमेंट है कि आप जितना काम कीजिएगा, जितना वर्क डन कीजिएगा, उतना ही एनर्जी आपका लॉस होगा। या इसके उल्टा आप ऐसे भी समझें कि जितना एनर्जी आप लॉस कीजिएगा उतना ही वर्क डन होगा, है ना। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक वर्क डन ही करेगा, इलेक्ट्रिक करंट ही वर्क डन करेगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा कंज्यूम होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। आप तो ये समझ ही सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वर्क डन को अगर W से और इलेक्ट्रिक एनर्जी को अगर आप E से डिनोट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में W बराबर E लिखा जा सकता है। तो W बराबर E में अगर यहाँ पर रिप्लेस कर दें W के वैल्यू को E से, यानी W को E से, तो ऐसे कंडीशन में P इज इक्वल टू E बाई टी लिखा जा सकता है। ये भी रिलेशन पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच का रिलेशन शो कर रहा है, P इज इक्वल टू W बाई टी। या फिर ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके E इज इक्वल टू पी टी, है ना। तो E इज इक्वल टू पी टी से भी आप देखेंगे कि ये रिलेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, इस दोनों के बीच में रिलेशन आ रहा है टाइम के साथ। क्लियर। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक अभी हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस तो अभी नहीं, फिर अभी देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको कहेंगे? आप इस टॉपिक के से ही आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जब फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर में और उस कंडक्टर में जो हीट आएगा, हीट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसके मॉलिक्यूलर कंसेप्ट को इस तरह से हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है किसी तरह के कंडक्टर में और रेसिस्टर्स में हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, किसी में कम देखने को मिलता है, या हीटिंग इफेक्ट का एक्सिस्टेंसी आया कहाँ से। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान कंसेप्ट हम लोग लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट रन करता है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स रन कर रहे होते हैं कंडक्टर में, है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स रन कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड के साथ, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में कॉलिजन भी होगा, और इस कॉलिजन का या वेरिएशन के वजह से, फ्रिक्शन के वजह से
वहाँ उसका काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, उस एटम का, उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा, और ये काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगा वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में, वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स में उस कंडक्टर के, और ये वाइब्रेशन फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और इस फ्रिक्शन से भी हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होगा। तो ये मॉलिक्यूलर कंसेप्ट था कि हीटिंग इफेक्ट किसी भी कंडक्टर और रेसिस्टर्स में किस तरह से क्रिएट होता है ना। आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो लिखा जा सकता है द जनरेशन ऑफ हीट इन अ रेसिस्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के बाद या के द्वारा जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। या ऐसा समझ लीजिए, देखिए गर्म करने का कई तरीका हो सकता है। जैसे आप किसी चीज़ को फ्लेम पर रख दें, है ना, जैसे आप वेसल्स को ही फ्लेम पर रख देते हैं, है ना, तो फ्लेम पर रखने के बाद भी वो गर्म होता है, तो क्या ये हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का होगा? तो ऐसा नहीं होगा। तो आप इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन के थ्रू अगर हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसको कहा जा सकता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीटिंग एलिमेंट। वैसे कोई भी पदार्थ जिसमें, या वैसे कोई भी कंडक्टर जिसमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए। असल में एक कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जब वायर से हमारा हाउस वायरिंग होता है या वायर का हम लोग यूज़ करते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, तो ऐसे कंडीशन में क्या उस वायर में हीटिंग इफेक्ट होता है? तो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, और नहीं होना भी चाहिए। अगर होगा तो वहाँ वह इंसुलेशन ब्रेक करेगा और शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशन और फिर फायरिंग वगैरह बहुत सारा डिसऑर्डर आ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एप्लियंस हैं आपके घर में यूज़ होता है, वो उसमें हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक आयरन को ले लीजिए, वहाँ हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए। गीजर को ले लीजिए, वहाँ हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए, है ना। तो जैसे अब पहले हम लोग फिलामेंट बल्ब का यूज़ करते थे, तो वहाँ हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो ये हीटिंग इफेक्ट काफ़ी बेहतर भी है, उसका सिग्निफिकेंस भी है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए कैरेक्टर्स वैसे एलिमेंट्स का। पहला पॉइंट है, इट शुड हैव मॉडरेट रेसिस्टिविटी। इनके पास मॉडरेट रेसिस्टिविटी होना चाहिए, है ना। कहने का मॉडरेट रेसिस्टिविटी का क्या मतलब हो गया, रेसिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, अभी समझिए। अगर रेसिस्टेंस काफ़ी हाई होगा, काफ़ी हाई होने के बाद वो नॉन कंडक्टर हो जाएगा, बैड कंडक्टर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा। और बहुत कम होगा, जैसा कि कॉपर एल्यूमिनियम का है, तो ऐसे कंडीशन में हीटिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, तो बीच का होना पड़ेगा, तभी हीटिंग इफेक्ट भी होगा और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी होगा। इसलिए मॉडरेट रेसिस्टेंस होना चाहिए। आगे देखिए, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, शुड नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। अब हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ और वो ब्रेक कर गया, जल गया, बर्न कर गया, तो ऐसे कंडीशन में तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और वो फिर एप्लियंस काम का भी नहीं रहेगा, हाँ, बार बार रिपेयर करना होगा, तो वो तो यूजेबल हुआ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होना चाहिए, जिस भी एलिमेंट का हम लोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हैं हम अपने एप्लियंस में, है ना। इसका वजह यह है कि वो ना तो ऑक्सीडाइज हो और ना तो वो फ्लेम आउट हो, है ना। इट्स कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन शुड नॉट बी टू हाई। ये आपको पढ़ना नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको 10th के लेवल का टॉपिक नहीं है। एक इसके लिए कंसेप्ट समझ लें हम लोग, थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब आप समझ रहे होंगे, हीट के कारण किसी भी सब्सटेंस में जो एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, जो उसका शेप बड़ा हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो चेंज होने का सेंस यहाँ पर बड़ा होने से एक्सपेंशन वर्ड का यूज़ किया गया है। तो वो अगर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगा किसी एलिमेंट का, जिसको हीटिंग एलिमेंट के रूप में यूज़ करना है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे ही हीट का प्रोडक्शन होगा तो आपके एप्लियंस में हीटिंग एलिमेंट ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने लगेंगे और वो हीटिंग एलिमेंट जो है ना, ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई करने की वजह से आपके एप्लियंस को ब्रेक कर सकता है। तो इस तरह का जो कैरेक्टर है वो हीटिंग इफेक्ट के लिए बेहतर नहीं माना जाएगा किसी भी एप्लियंस में। तो यही चीज़ है यहाँ पर कि कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है ना, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपेंशन हो सकता है। इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे रेलवे ट्रैक के ऊपर हम लोग देखते हैं, जब दो ट्रैक कनेक्ट किया जाता है तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। वो स्पेस छोड़ने का वजह हीटिंग एक्सपेंशन का है। जब उस पर ट्रेन रन करता है तो ऐसे कंडीशन में
वहाँ हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, हीट होता है वो मेटल, और मेटल हीट होने के बाद एक्सपेंड करेगा, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। तो ये थोड़ा के लिए तो सही है, अगर यही चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड करता हो तो ऐसे कंडीशन में ज़्यादा गैप छोड़ने के बाद तो ये एक्सीडेंटल इवेंट में बदल सकता था। तो हीटिंग इफेक्ट, कोएफिशिएंट ऑफ हीटिंग इफेक्ट पर भी हम लोगों को फोकस करना होगा जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हीटिंग एलिमेंट पढ़ेंगे। वहाँ हम एग्जाम्पल सिर्फ आपको दे रहे थे कि हीट के कारण एक्सपेंशन वहाँ देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सामने है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं है वो, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को जानते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, हीटिंग ऑफ रेसिस्टर डिपेंड्स ऑन 3 डिफरेंट फैक्टर्स। जूल्स के द्वारा ये बताया गया कि देखो किसी भी कंडक्टर में या फिर रेसिस्टर्स में जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट बताया गया, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना करंट आप फ्लो करेंगे उसके स्क्वायर के रेशियो में, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनैलिटी में हीटिंग इफेक्ट उसका बढ़ेगा या हीट एनर्जी बढ़ेगा। इसको हम लोग समझेंगे आगे भी। तो इस स्टेटमेंट को अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो लिखा जा सकता है, अगर हीटिंग एनर्जी को H से डिनोट करते हैं तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। इसी तरह से सेकंड थिंग जो था वो था, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हीट एनर्जी जो है रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हीटिंग एलिमेंट जो आप यूज कर रहे हैं उसका रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका हीटिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक में ही पढ़ाया गया, अभी बोर्ड पर आपके लिखा भी हुआ है। फर्स्ट पॉइंट ही है कि मॉडरेट रेसिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा हो लेकिन मॉडरेट हो, कम भी ना हो। अगर कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा होगा तो ऐसे कंडीशन में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। तो ये रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इक्वेशन के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। थर्ड पॉइंट बताया गया, हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। और जितने टाइम तक के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे उतना ही हीटिंग एनर्जी क्रिएट होगा, है ना। हीट एनर्जी उतना ही ज़्यादा क्रिएट होगा। आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 1 घंटे के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं, इस पर भी डिपेंड करेगा कि हीटिंग कितना होगा, है ना। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को और इसके इक्वेशन को जब एक साथ कलेक्टिवली लिखेंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT लिखा जा सकता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, H इज इक्वल टू K I स्क्वायर RT। अब K को यहाँ पर बताया गया कि इसका वैल्यू 1 अगर लिया जाए, और 1 होता है K का, यानी कि कोएफिशिएंट का यहाँ पर वैल्यू 1 अगर हो तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T हो जाएगा। दैट मीन्स जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से एक फार्मूला हम लोगों के सामने आता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था, जूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया था। अब एक शॉर्ट एग्जांपल से हम आपको यहाँ समझाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए तो टाइम बचता नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए तो न्यूमेरिकल भी दिखलाया जाएगा आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर है ना, और रेसिस्टेंस 4 ओम है, और टाइम 5 सेकेंड है। तो ऐसे कंडीशन में देखिएगा हीटिंग इफेक्ट जो आएगा वो I स्क्वायर R इंटू टी के फॉर्मेट पर आएगा। तो I स्क्वायर, I का वैल्यू 2 है तो ये 4 हो जाएगा, R का वैल्यू 4 एंड T का वैल्यू 5। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80। तो ये 80 जूल एनर्जी हो गया, है ना। यही अगर इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाए, 2 से 6 हो जाए, 4 हो जाए, तो देखिएगा कि ये 6 यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 जो 36 इंटू 4 इंटू 5 हो जाएगा। हम ये आपको समझाना चाह रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर का प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ रेसिस्टर पर, है ना। यानी हीट एनर्जी जो रेसिस्टर में क्रिएट होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में रिलेशन शो करता है। बाकी जो 2 फिजिकल क्वांटिटी है, रेसिस्टेंस एंड टाइम, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वहाँ स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। बढ़ने तीनों के इंक्रीजमेंट से, इन तीनों क्वांटिटी के इंक्रीजमेंट से इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस और टाइम तीनों के इंक्रीजमेंट से हीटिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा। लेकिन एक खास बात है यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के साथ, अगर इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो बाकी से ज़्यादा इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू, है ना, हीटिंग इफेक्ट के लिए। तो अभी हम लोग ये देख रहे थे, अब लास्ट टॉपिक हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं, शॉर्ट टॉपिक है।
एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेहतर है, इसका सिग्निफिकेंस है। कई जगह नहीं होना चाहिए और कई जगह होना चाहिए। जैसे कि आपका वायर है, जिसमें आप हाउस वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं वायर को, या कहीं भी कंडक्शन के लिए वायर को यूज़ करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हीटिंग इफेक्ट होगा तो वो कई एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट करेगा, है ना, और डेंजरस होगा। लेकिन कई एप्लियंसेस आपका है जहाँ होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है वहाँ होना चाहिए, गीज़र है वहाँ होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बल्ब है वहाँ होना चाहिए। तो इसके एप्लियंस, इसके सिग्निफिकेंस भी हैं, है ना। अब सिग्निफिकेंस में वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट एप्लियंस बताया कि इन इलेक्ट्रिक हीटिंग एप्लियंस, अभी बता रहे थे गीज़र वगैरह में, इलेक्ट्रिक आयरन में आप देखें तो इसका यूज़ होगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब एग्जांपल दे रहे थे, 100 वाट 200 वाट का हम लोग अभी से पहले यूज़ कर रहे थे, फिलामेंट बल्ब यूज़ कर रहे थे ना, है ना, इन्फ्लोरेसेंट होता था वो। तो उसमें जो टंगस्टन यूज़ किया जा रहा था, है ना, एज अ हीटिंग एलिमेंट और ग्लोइंग एलिमेंट, तो वो हीटिंग इफेक्ट पर काम कर रहा था। जब वो हीट हो रहा था तभी ग्लो करके हम लोगों को लाइट प्रोवाइड कर रहा था, रोशनी दे रहा था। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में, इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए। हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट में, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाते हैं। हर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में देखिएगा फ्यूज़ का सेटलमेंट किया जाता है। क्यों? इसका वजह यह है कि अगर उस सर्किट में किसी तरह का ओवरलोडिंग हो रहा हो या शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा हो तो वहाँ ये हीटअप हो जाए और ब्रेक हो जाए। जैसे ही वो ब्रेक होगा ना तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। अब सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इसमें इस सर्किट से जुड़े हुए या कंडक्ट हो रहे सारे एप्लियंसेस आपके सेफ हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो वायर यूज़ किया जाता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि लो मेल्टिंग पॉइंट हो, है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट हो, रेसिस्टेंस ज़्यादा नहीं हो। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा होने लगेगा। बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इसका वजह ये है कि जैसे ही सर्किट में हीटिंग इफेक्ट इसी एबनॉर्मलिटी से होता है तो फ्यूज़ के पास आकर के वो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, ब्रेक कर जाएगा और बाकी अप्लायंसेस को हीटअप होने से पहले वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, है ना। एक एग्जाम्पल, डायग्रामेटिक एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। देखिए, 3 अलग अलग हम लोग सर्किट ले लेते हैं। एक ये सर्किट, एक ये और एक ये। अगर यहाँ आप फ्यूज़ का प्रपोजल देते हैं, ये फ्यूज़ का यहाँ पर फ्यूज़ अटैच किए हैं, या फिर इन तीनों ब्रांच में किसी और जगह या तीनों जगह दिए, वैसे तीनों देना पड़ता है। इंडिविजुअल सर्किट के लिए फ्यूज़ अप्लाई किया जाता है। अभी तो MCBs भी आ गया है ना। तो होगा क्या कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया और किसी भी सर्किट में यहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग का कंडीशन बनता है तो क्या होगा ना कि यहाँ जो वायर, बहुत ही पतला वायर यूज़ किया जाएगा जिसका मेल्टिंग काफ़ी कम हो, मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, तो वो क्या होगा कि ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा ना तो फ्लो ऑफ करंट ही रुक जाएगा और जो भी अप्लायंसेस आपके लगे हैं वो सेफ हो जाएंगे। या तो ऐसा भी है कि डिफरेंट सर्किट में अगर आप जोड़ के रखे हैं तो यहाँ क्या होगा कि इस सर्किट का फ्यूज़ ब्रेक करेगा और चूंकि इसमें हीटिंग हो रहा था तो बाकी सर्किट आपका कंडक्ट होता रहेगा। जिसमें प्रॉब्लम था, एबनॉर्मलिटीज़ था, वो आपका ब्रेक कर गया, वहाँ का फ्यूज़ जो है वो ब्रेक कर गया और वो आपके अप्लायंस सेफ हो गए। तो ये है फ्यूज़ का यूज़। तो फ्यूज़ में भी हीटिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो एक सिग्निफिकेंस फ्यूज़ में भी हीटिंग इफेक्ट का आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग अगर चाहेंगे तो न्यूमेरिकल्स भी डाला जाएगा हीटिंग इफेक्ट का, सॉरी इसका इलेक्ट्रिसिटी का। आप लोग चाहते नहीं हैं, एक बार व्यू करते हैं, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया वो बताते भी नहीं हैं। आप कमेंट कीजिए अगर आपको न्यूमेरिकल समझना है, और इम्पोर्टेंट होगा न्यूमेरिकल आपके आगे क्लास के लिए भी, और यहाँ भी न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट होगा। तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको न्यूमेरिकल भी समझाएंगे।